हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम अपने मेंस करंट अफेयर इशू में असम फ्लड्स डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा लास्ट जो वीक है वो न्यूज़ में काफ़ी टाइम बना रहा था कि असम में फ्लड्स आ रहे हैं। अब ये एक रेकरेंट फिनोमिना है। असम में हमें हर साल फ्लड देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये कॉजेज हम देखेंगे। और असम में ऐसा क्या है, ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है, हमें पता है ब्रह्मपुत्रा की ऐसे क्या फिनोमिनाज है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे इतने रेकरेंट फ्लड्स देखने को मिलते हैं। प्लस हमारी गवर्नमेंट ने या फिर लोकल लोग कैसे सर्वाइव करते हैं वो फ्लड्स को, क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो हम देखेंगे। और हम एक जो फ्लड आपका टॉपिक है एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट वो भी अलग से देखेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम्पल करके फिर हम फ्लड्स एज अ टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का शेड्यूल है, इस वीक का शेड्यूल है जैसे कि आप लोगों ने देखा है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वेडनेसडे को एचपीजी के। अभी हम मेंस करंट अफेयर फ्राइडे को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही या बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो है एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मेंस करंट अफेयर्स जो है देख सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट है वाई इन न्यूज़। तो हम असम फ्लड्स कर रहे हैं, हमें पता है न्यूज़ में था, पर क्या है आपका टोरेंशियल रेनफॉल, मतलब कॉन्टिन्यूस रेनफॉल हो रही थी वहाँ पे। और रेनफॉल से क्या होता है आपका लैंडस्लाइड्स होते हैं। ठीक है जी। रेनफॉल का इफेक्ट, रेनफॉल कॉज है और उसका इफेक्ट है लैंडस्लाइड्स। तो ये आपका चल रहा था असम में और उसकी वजह से जो है सेक्शंस ऑफ रोड और रेलवे ट्रैक जो है ब्लॉक हो गए थे। अब वेदर डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेन होने वाली है कमिंग डेज में और वहाँ पे रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो ये अलर्ट्स होते हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ये टाइम एंड अगेन आप लोगों ने न्यूज़ में देखे होंगे। तो ये लोगों को बेसिकली सतर्क करने के लिए होते हैं, वार्निंग देने के लिए होते हैं। अब रेड अलर्ट है जो आपका वो हाईएस्ट अलर्ट है और ऐसे फ्लड प्रोन एरियाज में ये जो वार्निंग है ये काफ़ी मदद करती है टाइमली इवैक्यूएशन में, कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो लोगों को टाइम मिल जाए ताकि वो इवैक्यूएट कर पाए अपने जगहों को जहाँ पे फ्लड प्रोन एरियाज हैं। तो देखते हैं हम ये हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। अब असम में हमारा स्पेसिफिकली हम असम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। तो यहीं से हमें ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी, ठीक है, कौन सी स्टेट्स से वो जाती है, कहाँ उसका माउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र है, कहाँ फॉल करती है, बे ऑफ बंगाल में करती है। ठीक है, हमें पता है उससे पहले उसमें गंगा मिलती है, मेघना मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल ज्योग्राफी की या इंडियन ज्योग्राफी की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हम देख ही रहे हैं जैसे मानसरोवर तिब्बत के पास ओरिजिनेट करती है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे उसका क्या नाम है, तिब्बत में क्या बुलाते हैं ब्रह्मपुत्र को, सिंगी खम्बम कहते हैं। और यहाँ पे आपका नामचा बारवा है, यहाँ से वो टर्न लेती है इंडिया में एंटर होने के लिए। स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में वो एंटर होती है। अब यहाँ पे इसको दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना ये है कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ठीक है जी। यहाँ से सिक्किम से आपकी आ रही है तीस्ता, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। फिर धुबरी के पास जो है बांग्लादेश में एंटर हो रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। अब जब ये यहाँ असम में हो रही है, असम में फ्लो कर रही है अरुणाचल प्रदेश से, तो यहाँ पे आपका सारा हेवॉक जो है वो क्रिएट हो रहा है फ्लड्स का। तो यहाँ से जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश से ट्रैवल करके यहाँ से गंगा उसको मीट करती है, गंगा को पद्मा कहते हैं वहाँ पे। ठीक है जी। आपके ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। फिर आगे ये मिलके मेघना और फाइनली फॉल करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। ये आपकी ब्रह्मपुत्र का पूरा कोर्स है। अब आपका यहाँ पे क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे असम वाले रीजन में। तो कॉजेज ऑफ फ्लड इन असम ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्लस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एवरेज डिस्चार्ज है माउथ पे। ब्रह्मपुत्र का क्या है, 4th हाईएस्ट है। बाकी सारी रिवर का दिया है हाईएस्ट अमेजोन, कॉन्गो, ठीक है, यांगसी, फिर आपका है 4 नंबर पे ब्रह्मपुत्र। अब सेडिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो सेडिमेंट्स पे आपकी ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ पे है। तो ये आपका जो है सेडिमेंट्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ्लड्स में। देखते हैं कैसे। तो वाई फ्लड्स आर कॉमन इन असम, ये हमारा एक टॉपिक है। तो जैसे हमने अब ब्रह्मपुत्र का जो पूरा कोर्स है थ्रू असम एंड अरुणाचल प्रदेश वो हमने देख लिया है। और हमने ये भी देखा है कि वो आपकी जो है अपर रीचेस से यानी तिब्बत से फ्लो होते करके आती है। तो ऑफकोर्स वहाँ से वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है ब्रह्मपुत्र इज ब्रेडेड एंड अनस्टेबल। तो ब्रेडेड और अनस्टेबल का क्या मतलब है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो हैवी सेडिमेंट्स के साथ फ्लो करती है। अब अरुणाचल प्रदेश में भी जब फ्लो करेगी तो माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, गॉर्जेस बनाती हुई आएगी, आपकी वैलीज में से आएगी, हेडवर्ड
इरोजन करते आएगी तो काफ़ी उसमें सेडिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपके एंटर कर रही है, ये इसके सेडिमेंट जो है वो कैरी करना जब मुश्किल हो जाता है तो ये यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी अपने सेडिमेंट्स। तो इसने जो यहाँ से आना था वो अब इसका कोर्स चेंज हो जाएगा, अब वो अपना रास्ता बदल देगी। अब यहाँ पे आएगी तो सेडिमेंट्स फिर आपके थोड़े और डिपॉजिट कर देगी यहाँ पे। तो अब जो इसका नेचुरल रास्ता था वो फिर से चेंज हो जाएगा और ये इधर आ जाएगी। तो ऐसे ही करके आपका जो है, ये रिवर आ रही है, यहाँ सेडिमेंट है, रास्ता चेंज हो गया, ये रिवर जा रही है, यहाँ सेडिमेंट है, रास्ता चेंज हो गया। तो जो नॉर्मल कोर्स है वो फॉलो नहीं करती, इस तरह से वो सेडिमेंट्स की वजह से अपना कोर्स चेंज करती रहती है। इसको हम कहते हैं ब्रेडेड चैनल। ठीक है, ब्रेडेड चैनल बनाती है वो, और अनस्टेबल है। तो ऑफकोर्स अनस्टेबल है क्योंकि एक स्टेबल रास्ता उसका नहीं है। जैसे आपका नर्मदा है, नर्मदा आपकी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, एक ही रास्ते में फ्लो करती है, ठीक है जी, तो उसका स्टेबल कोर्स है। लेकिन ब्रह्मपुत्र के केस में वो नहीं है ड्यू टू सेडिमेंट्स। अब नेक्स्ट है आपका हाई परसेंटेज ऑफ फ्लड प्रोन रीजन। तो इसी वजह से आपका असम में जो है फ्लड प्रोन रीजन है, बहुत ज़्यादा है। फिर आपका अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स अगर कभी आ गए तो लैंडस्लाइड्स की वजह से आपके और सिचुएशन वर्स हो जाती है, क्योंकि आपका और सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है और नदी अपना रास्ता बदल लेती है। फिर बैंक इरोजन, तो इरोजन से भी, बैंक इरोजन से भी हमें क्या है, रास्ता ब्लॉक हो रहा है नदी का। रिलीजिंग वाटर फ्रॉम डैम्स सिचुएटेड अपहिल, तो आप देखते हैं जैसे डैम के गेट्स एकदम से खुल जाते हैं अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर ज़्यादा फ्लो हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो भी आपका फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट आपका है गुवाहाटी की जो टोपोग्राफी है वो एक बॉल शेप्ड, ठीक है, ऐसे बॉल शेप्ड टोपोग्राफी है गुवाहाटी की, तो इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब अनप्लैन्ड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, तो ये तो हमारा काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है उसका कॉज है अर्बनाइजेशन। तो अनप्लैन्ड ग्रोथ होती है, उसकी वजह से अगर आपका रेगिस्तान में फ्लड आएगा तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही न्यूज़ आएगी, क्योंकि ना ही आपका लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगी, ना ही आपका लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स होगी, ना ही लॉस ऑफ कैटल होगा। बट वहीं अगर आपका अर्बन एरियाज में जहाँ पे आपकी हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे ऐसा कोई डिजास्टर आए, फ्लड आए, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ज़्यादा है, आपका लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ज़्यादा है। तो जहाँ पे आपकी एक होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर और एक होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिजास्टर कहीं भी ज़्यादा हो सकता है, बट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ आपके ये जो अर्बनाइजेशन है या फिर पॉपुलेशन और प्रॉपर्टी वगैरह ज़्यादा होगी। रेगिस्तान में आएगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी आपकी कम ही मानी जाएगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड बेशक आपका ज़्यादा हो। तो ये आपके कुछ रीजंस थे असम स्पेसिफिक कि असम में क्यों आता है। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक है आपके स्टडिंग द रिवर एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, उसी की वजह से क्या ग्लेशियर्स भी मेल्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपका फ्लो रिवर में बढ़ने वाला है। तो ये हमें पहले से बिफोर हैंड ही स्टडी चाहिए इसकी, ताकि हमें पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर आपका वाटर फ्लो इन्फॉर्मेशन जो चाइना शेयर करती है ब्रह्मपुत्र के रिगार्डिंग, वो लोकल लोगों को भी पता होनी चाहिए, पब्लिक को, ताकि वो उन्हें अंडरस्टैंड करने के में मदद करेगी कि फ्लड आ सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी लोग जो है वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को। अब मोर एक्यूरेट डिसेंट्रलाइज्ड फोरकास्ट, तो इसीलिए आपके जो ये फोरकास्ट हैं, इसीलिए आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी हैं। आपने न्यूज़ में पढ़े होंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। आपके जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ओडिशा फॉर एग्जांपल, उन्होंने साइक्लोन के लिए, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहाँ पे बहुत प्रेवलेंट है, तो इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी कहीं इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब असम में क्या ज़रूरत है। असम में ये मेजर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा जो है उनका फोकस रहता है, और इकोनॉमी ही नेचुरल रिसोर्सेज से है, एग्रीकल्चर से है, फॉरेस्ट से है। तो फ्लड्स के टाइम पे क्या होता है, पानी जो आपका है वो कंटामिनेट हो जाता है और ड्रिंकिंग के लिए भी आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है, और कांस्टेंट प्रॉब्लम रहती है समर में, और फ्लड्स मैक्सिमम आपके समर में ही आते हैं, क्योंकि आपके मॉनसून जो है समर में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा असम स्पेसिफिक था। अब हम देखते हैं फ्लड एज अ टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आप उससे पहले फ्लड प्रोन रीजन्स जो है इंडिया के वो देख लीजिए। तो ये आपका पूरा नॉर्दर्न में ये, अब राजस्थान हरियाणा में भी आपके आते हैं फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन देख लिया हमने, और ईस्टर्न पोर्शन देख लिया। तो ईस्टर्न पोर्शन में आपका ज़्यादातर जो है साइक्लोनिक फ्लड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इस बेल्ट में आते हैं। तो एक आपका केरला हो गया।
तो ये हमारे जो है वो फ्लड प्रोन रीजन्स थे। तो अभी आपको फ्लड का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे मैप बना के उसे मार्क करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेज ऑफ फ्लड। अब दो कॉजेज ऑफ फ्लड हैं आपके, नेचुरल एंड मैन मेड। तो नेचुरल क्या है आपका, हैवी रेन है और क्लाउड बर्स्ट है। जैसे आपने केदारनाथ में देखा, उत्तराखंड में देखा, क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुई थी। और क्योंकि आपकी वहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और आपकी अनप्लैंड जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई, इसीलिए वहाँ की इंटेंसिटी जो है फ्लड्स की बहुत ज़्यादा है। प्लस हमें पता ही है वहाँ पे रश रहता है, भीड़ रहती है, पिलग्रिमेज जो है वहाँ उसके लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो इसी वजह से आपका काफ़ी हाई इंटेंसिटी रहा था, तो क्लाउड बर्स्ट और हैवी रेन्स की वजह से। तो नेक्स्ट आपका है हैवी मेल्टिंग आइस एंड स्नो। तो हमें पता है जो आपके हिमालयस के पास के स्टेट है वहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से या टेम्परेचर राइज की वजह से ये हो जाए तो आपका फ्लड्स आने के चांसेस है। अब है चेंजेस इन रिवर सिस्टम एंड लार्ज कैचमेंट एरिया। तो अब चेंजेस इन रिवर सिस्टम जैसे हमने ब्रह्मपुत्र के केस में देखा, वो अपना कोर्स चेंज कर देता है, ब्रेडेड चैनल बनाता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट आपका है सेडिमेंट डिपोजिशन एंड सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स। ठीक है, सेडिमेंट डिपॉजिट होगा तो रिवर अपना कोर्स चेंज करेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। कोलैप्स ऑफ डैम भी हम असम के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो डैम है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर पानी आ जाए तो वो कोलैप्स करते हैं। ये एग्जाम्पल भी रिसेंट हमने क्या है उत्तराखंड के एक डैम में देखा था जहां डैम कोलैप्स हो गया था और अपर रीचेस से पानी आया था। तो ट्रांसग्रेशन ऑफ सी एट द ओकेजन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह, वहां पे हमें ये फिनोमिना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका सुनामी। तो सुनामी भी आपकी कोस्टल एरियाज में आएगी और लैंडस्लाइड्स। तो अब दूसरे कॉजेज ऑफ फ्लड है आपके मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। अब सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। तो सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन होता है कि पेड़ लगाओ, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, ठीक है जी, चाहे वो आपके अब फ्लड्स है। तो आपके बेसिकली क्या करते हैं, रूट्स को बाइंड कर देते हैं प्लांट्स या ट्रीज, तो उससे आपका सॉइल इरोजन या लैंडस्लाइड्स नहीं होते जब आपकी बारिश होती है। अगर आपकी हैवी रेनफॉल होगी और लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे तो आपका जो है रिवर चैनल ब्लॉक हो जाएगा, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, लोगों को इनकन्वीनियंस होगी। एक ये हो गया। दूसरा आपका ये है कि पेड़ों की जो जड़ है वो हैवी रेनफॉल भी हो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रन ऑफ में नहीं बदलने देती, और रन ऑफ की वजह से ही आपका फ्लड आता है। तो ये आपकी एक वो है डिफॉरेस्टेशन जो मैनमेड कॉज है आपके फ्लड्स का। नेक्स्ट है अनसाइंटिफिक यूज ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन एंड बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब जो है फार्मर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कई बारी आपके उसी डायरेक्शन में प्लॉ करते हैं जिस डायरेक्शन में रेन है या वाटर फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है आपका रन ऑफ ईजिली होता है। हमें क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लॉ करना चाहिए। अगर ये आपके पानी के आने की डायरेक्शन है तो ऐसे हॉरिजॉन्टली आपको प्लॉ करना चाहिए ताकि आपका जो रन ऑफ है वो धीरे धीरे और पानी परकुलेट हो ज़मीन में, ठीक है जी, आपका सीधा पानी निकल ना जाए आपके सॉइल को इरोड करते हुए। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन काफ़ी इंक्रीज हो गई है, जैसे हमने असम फ्लड्स वाले टॉपिक में भी देखा। अब इसमें क्या है, आपका सब कंक्रीट का बन गया है तो आपके वाटर को परकुलेट होने के लिए जगह नहीं मिलती। अब हम देखते हैं एक ओपन ग्राउंड में, ठीक है, वहाँ पे आपका पानी जो है रिस जाता है, लेकिन आपकी जो सड़कें होती है वहाँ पे पानी खड़ा होता है, वो इवेपोरेशन के थ्रू ही आपका उठता है, परकुलेट नहीं हो पाता ज़मीन में। तो ये आपके रीजंस हैं जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस है। नेक्स्ट आपका है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्लड्स। तो फ्लड्स की वजह से क्या होता है, सबसे ऑब्वियस है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। क्रॉप्स है वो आपके जो है जो फसल उस टाइम पे लगाई होती है वो ख़राब हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स हो जाता है, लॉस ऑफ एनिमल्स होता है, तो उन्होंने जो अपने घर बनाए होते, घोंसले बनाए थे, वो आपके टूट जाते हैं। ह्यूमंस ने जो बिल्डिंग्स बनाई होती है वो आपके डिस्ट्रक्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका ये उसके पॉजिटिव, दो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी है फ्लड के। एक तो है अगर आपकी डिपॉजिट कर देता है फर्टाइल सिल्ट एग्रीकल्चर फील्ड में। अब आपका फ्लड ऐसी जगह में आए जहाँ कोई घर नहीं है, जहाँ कोई इंसान नहीं है, जहाँ कोई कैटल नहीं है, बस आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, तो आपका फॉर द टाइम बिंग तो नुकसान होगा कि जो उस टाइम पे फसल लगाई होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा होगा क्योंकि जो अपने साथ वो फर्टाइल सिल्ट लेके आएगी फ्लड का पानी, वो आपके खेतों में भर जाएगा और इससे आपकी सॉइल जो है फर्टाइल और रिजुविनेट हो जाएगी। तो ये एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और सेकंड आपका है कि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है, ये भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो नेक्स्ट आपका है नेगेटिव कि आपका टेलीफोन लाइंस, जो रोड है, रेल है, कम्युनिकेशन है, वो डिसरप्ट हो जाती है, एसेंशियल सर्विसेज भी हमें नहीं मिलती है।
और स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, तो मेडिकल टर्म्स में आपके वाटर बॉर्न डिजीज़ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप पानी से आपको कॉलरा होता है, ठीक है, गंदे पानी में आपके मच्छर पैदा होते हैं, उससे आपको डेंगू होता है, तो ये सारी बीमारियां जो है फैल जाती है जहाँ पे फ्लड का पानी ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहता है। तो ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब फ्लड मैनेजमेंट कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, फ्लड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात की, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होंगे तो हमें थोड़ा आइडिया रहेगा कि फ्लड आने के चांसेस है और जो लोग हैं वो अकॉर्डिंगली अपना जो है मूवमेंट करें। अब रिडक्शन इन रन ऑफ, अब ये कैसे हो सकता है, आप एक्वाफायर्स बना सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर ये डैम्स के थ्रू है आप रन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग डैम से थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ सकते हैं स्टोर करके। नेक्स्ट है आपका कि चैनल इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। अब हमें पता है हम एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं ताकि सराउंडिंग एरिया जो है वो सेव हो जाए फ्लड के पानी से। नेक्स्ट आपका है फ्लड प्लेन जोनिंग। तो हम देखते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होता है। तो ये हमारा फ्लड प्लेन जोनिंग है। तो जैसे आपकी ये रिवर है, आपको पता है रिवर के आसपास यहाँ पर फ्लड का फिनोमेना रेकरेंट है, तो हम क्या करेंगे, वेरी हाई रिस्क फ्लड जोन जो है ये, यहाँ पे हमारे ओपन स्पेसेस होंगे, ठीक है जी, एग्रीकल्चर होगा, रिक्रिएशन होगा, तो पार्क्स वगैरह होंगे। तो अगर आपकी फ्लड की वार्निंग होगी तो लोग पार्क में घूमने थोड़ी ना जाएंगे, और आपके एग्रीकल्चर लैंड्स यहाँ पे होंगे तो आपकी डिस्ट्रक्शन भी कम होगी, तो ये हो सकता है। सेकंड, आपका जो हाई फ्लड रिस्क जोन है जहाँ पे थोड़ा कम चांसेस है, तो वहाँ पे आप जो है फ्लड रेजिस्टेंट 2 स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, या फ्लड को ध्यान में रखते हुए हाई राइज बिल्डिंग्स बना सकते हैं कि अगर फ्लड नीचे पानी भर भी जाए तो आप ऊपर सेफ रहें। अब आपका थर्ड है मॉडरेट, जहाँ पे है वहाँ पे आप नॉर्मल कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी एम्यूनिटीज उस हिसाब से बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट में आपका जहाँ पे नो फ्लड रिस्क है वहाँ पे हम इवैक्यूएशन सेंटर्स और हॉस्पिटल्स बनाते हैं, क्योंकि अगर ये डिजास्टर मान लो आपका स्ट्राइक कर भी गया तो अगर आपके हॉस्पिटल्स ही वेरी हाई फ्लड रिस्क जोन में होंगे तो आप किससे लोगों को सेव करेंगे। इसीलिए हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे नो फ्लड रिस्क जोन में आपके होने चाहिए। तो ये फ्लड के अकॉर्डिंग क्या आपकी जोनिंग होनी चाहिए एक एरिया की, ये वो आइडियल आपका मैप है जिसको ग्रेजुएटेड प्लानिंग कंट्रोल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी मिटिगेशन। अब मान लो फ्लड आ भी गया है तो हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। तो अब हमने देख लिया है प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर हमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं। अब पोस्ट डिजास्टर हमें क्या क्या करना होता है। अब मान लो डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, तो आपको सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, कहाँ पे आपके उनको ज़रूरत हो, कोई मलबे के नीचे दबा हो या फिर कुछ ऐसा, तो आपको वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा। फिर आपको स्पीडी रिस्टोरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना होगा ताकि उन लोगों को आप ट्रांसपोर्ट भी कर पाए। तो यहाँ पे आपका जब ये आप मिटिगेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कुछ आपके शॉर्ट टर्म्स होते हैं जो आपको इमीडिएट वहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, और कुछ आपकी टेक्निक्स लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म जैसे आपकी कंटीजेंसी प्लान फॉर एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे सर्वे टू एसेस द लॉस एंड कंपनसेशन। तो अब सर्वे आप बाद में ही करोगे जब आप इनिशियल स्टेप्स ले लोगे, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लोगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप उन्हें सप्लाई कर लोगे, ठीक है, आप ये कर लोगे डी सिल्टिंग एंड डी वाटरिंग ऑफ इनंडेटेड एरियाज। तो जब आप ये सब कर लोगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपेयर ऑफ पावर एंड टेलीफोन एंड सीवरेज लाइन, ठीक है, डी कंटीजेंसी प्लान फॉर एग्रीकल्चर। तो कुछ ये हमारी मिटिगेशन टेक्निक्स है, ये भी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइडेड होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं जो हमें इमीडिएट करने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म में जो है आप ये सर्वेज वगैरह या फिर रेस्टोरेशन ऑफ टेलीफोन लाइन्स ये सब आप बाद में कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लड को लेके टॉपिक था, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स है, कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स है, आप लोग अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और कुछ भी आपको डिटेल्स या क्वेरी हो तो आप गिवन कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।